नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। आज हमारे साथ उत्तराखंड से राहुल कोटियाल मौजूद हैं। राहुल कोटियाल ऐसे पत्रकार हैं जिनको कई बार रामनाथ गोयन का अवार्ड भी मिल चुका है और आजकल वो दिल्ली की पत्रकारिता को छोड़कर उत्तराखंड अपने होम स्टेट में शिफ्ट हो गए हैं और वहां से बारामासा नाम का एक खूबसूरत चैनल चलाते हैं जिस पर आपको बहुत ही सरल अंदाज में सामाजिक, राजनीतिक और जो उत्तराखंड का एक हिसाब से जो बहुरंगी जो पूरा पर्सपेक्टिव है वो आपको देखने को मिलता है। राहुल जी, स्वागत है आपका। और शुरुआत मैं सवाल से ही करूंगा। सवाल ये कि उत्तराखंड का जब नाम आता है तो जितने भी नेशनल एनालिस्ट हैं जो नेशनल पॉलिटिक्स पे डिबेट करते हैं वो सारे लोग बोलते हैं कि उत्तराखंड की पांचों की 500 सीट बीजेपी को जा रही हैं। जबकि मैं देख रहा हूं कि इतना आसान नहीं है। 5 की 5 पिछली बार थी, नो डाउट। 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख ऐसे जो वोटिंग, जो एक गैप भी था, जीत का जो मार्जिन था वो इतना बड़ा बड़ा भी था। लेकिन अब की बार मैं देख रहा हूं कि कई सीटों पे काफी इंटरेस्टिंग चुनाव है। आपको क्या लग रहा है, क्या पांचों सीट बीजेपी को ही जा रही हैं या फिर कुछ सीटों पे इंटरेस्टिंग चुनाव होते हुए आप देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया मनदीप, मेरे को शामिल करने के लिए। ये ट्रेंड दरअसल पिछले 1.5 दशक का ट्रेंड तो है ही, इसलिए अगर पॉलिटिकल एनालिस्ट ये बात बोल रहे हैं तो उनके पास इस बात को कहने का कम से कम पिछले बीते 15 साल का आधार है। हम देखते हैं कि 2004 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें उसके बाद से पांचों सीटें जो हैं कांग्रेस के पास गई थी। उसके बाद के जो 2 चुनाव हुए हैं, 2009 का चुनाव, 2014 का चुनाव, 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, इनमें पांचों की पांचों सीटें जो हैं वो फिर भाजपा के खाते में गई। तो पिछले 1 दशक से बड़ी मजबूत यहाँ पर स्थिति रही है। और क्योंकि रीजनल मुद्दे जो हैं, बहुत रीजनल पॉलिटिक्स बहुत कमजोर रही है, कोई स्थानीय पार्टी नहीं है। एकमात्र जो उत्तराखंड की जो क्षेत्रीय पार्टी हुआ करती थी, उत्तराखंड क्रांति दल, उसकी स्थिति आज ऐसी हो चुकी है कि उसके पास अपना पार्टी सिंबल भी नहीं बचा है। एकमात्र कुर्सी जिसे हम इस बारे में जिक्र भी कर रहे थे कि कुर्सी उसका चुनाव चिन्ह होता था, वो बाकी कुर्सियां तो उसके पास बची नहीं थी, सिर्फ वो चुनाव चिन्ह के रूप में एक कुर्सी रह गई थी। अब वो भी गायब हो गई है क्योंकि इतना कम जनाधार पिछली बार, इतने कम वोट परसेंटेज रहा, 6% वोट भी पूरी पार्टी जो है पूरे प्रदेश में नहीं ला पाई। तो इसलिए तब से उनका सिंबल भी गायब है। तो इसलिए अगर लोग मोटे तौर पर ये बात कहते हैं तो इसको पूरे सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता कि ऐसा संभवतः नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये आपने ठीक कहा कि इस बार परिस्थितियां कुछ अलग हैं। एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की है, हालांकि मोदी फैक्टर आज भी एक बड़ा फैक्टर है और उत्तराखंड में बहुत जोर शोर से वो फैक्टर काम कर रहा है। पिछले कुछ समय से अगर आपने देखा होगा तो राज्य के बाहर भी एक नैरेटिव उत्तराखंड को लेकर के बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें यूसीसी जैसे मुद्दे, उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ओवरऑल बहुत कम है, वहां से अगर यूसीसी की शुरुआत की जाती है तो उसके पीछे भी एक पॉलिटिकल मैसेज होता है। तो वो नैरेटिव जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, वो नैरेटिव लगातार पिछले लंबे समय से यहाँ पर बिल्ड तो किया जा रहा है। लेकिन कुछ सीटें जरूर ऐसी हैं जिस सीटों पर इस बार चुनाव दिलचस्प है। उसमें से 2 सीटें जिनके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि वहां पर कांग्रेस या फिर कोई इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं वो अच्छी फाइट देंगे। उनमें एक टिहरी की लोकसभा सीट है, जो टिहरी लोकसभा सीट पिछले लंबे समय तक राजशाही के पास रही। यहाँ का जो राज परिवार है, शाह परिवार है, भारत की आजादी के तकरीबन 1 साल बाद टिहरी जो है, टिहरी रियासत जो है उसका भारत में विलय हुआ था। लगभग 1 साल तक टिहरी एक तरह से एक स्वतंत्र देश की तरह से आप कह सकते हैं कि रहा। उसके बाद 1948-49 में टिहरी भारतीय संघ का हिस्सा बना और उसके बाद से लगातार वहां पर राज परिवार का ही कोई ना कोई प्रतिनिधि बतौर सांसद चुना जाता रहा है। अभी भी हम देखते हैं कि पिछले 2 पूरे कार्यकाल माला राज्य लक्ष्मी शाह के रहे हैं, जो राज परिवार की बहू हैं। और इनसे पहले मानवेंद्र शाह थे, तो उनके निधन के बाद उनकी बहू को टिकट मिला था। तो एक लगभग 2 साल का टेन्योर उन्होंने तब पूरा किया और पिछले 2 टेन्योर 5-5 साल के वो वहां से पूरे किए हैं। लेकिन उनके खिलाफ एक माहौल है बीजेपी में भी, क्योंकि उनका जनाधार कमजोर है। उनको जो वोट्स मिलते रहे वो अपने व्यक्तिगत नाम पर या काम पर नहीं, बल्कि पार्टी सिंबल पर मिलते रहे। या फिर कुछ लोग आज भी ऐसे समर्पित हैं जिनकी एक श्रद्धा, एक निष्ठा है राज परिवार के लिए। उसके कुछ सांस्कृतिक कारण भी हैं, क्योंकि यहाँ पर आज भी गढ़वाल का जो सबसे बड़ा तीर्थ है बद्रीनाथ धाम जो है, उस बद्रीनाथ धाम के जब कपाट बंद हो जाते हैं तो
उसके तमाम जो रिचुअल्स होते हैं वो राजा के दरबार से पूरे किए जाते हैं। और आज भी यहाँ पर गढ़वाल में जो राजा है उसको आज भी बोलांदा बद्री कहा जाता है। बोलांदा बद्री का मतलब हुआ कि साक्षात बोलते हुए बद्रीनाथ भगवान। तो वो एक उसके पीछे एक रिलीजियस और कल्चरल फैक्टर भी है, जो कुछ लोग डेडिकेटेडली उनको उनके बहुत लॉयल बने रहते हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस ने हालांकि वहां पर बहुत कमजोर प्रत्याशी चुना है। टिहरी लोकसभा सीट में जोत सिंह गुनसोला बहुत वृद्ध व्यक्ति हैं और उनको कांग्रेस ने उनकी रानी के खिलाफ उतारा है। लेकिन इस तमाम चीज में बॉबी पंवार नाम का एक बहुत युवा लड़का है जो अभी सिर्फ 26-27 साल का युवा है, उसका बहुत अच्छा मोमेंटम बन रहा है। और पहले ही चुनाव में, हालांकि लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा होता है, तो पहले ही चुनाव में वो व्यक्ति जीत पाएगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन बहुत अच्छे तरह से जन जन तक बॉबी पंवार के प्रति एक सिंपैथी क्रिएट हो रही है। तो ये उस सीट पर आप कुछ और सवाल करें वरना मेरा बहुत लंबा मोनोलॉग हो जाएगा। नहीं, एक एक करके किसी और सीट पे आते हैं। बहुत मजेदार आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। उसके अगली सीट टिहरी गढ़वाल की जो सीट है उसके बारे में चर्चा हो रही है कि क्योंकि उसमें बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय मीडिया के जो प्रधान है उनको वहां पर चुनाव लड़ने के लिए भेजा है और उनके खिलाफ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। तो और सुनने में आ रहा है कि ये चुनाव कुछ वैसा सा हो रहा है कि बाहरी वर्सेस लोकल। और जो बहुगुणा जी का चुनाव था जब इंदिरा गांधी से वो अलग हुए थे और जनता दल सेक्युलर की टिकट से चुनाव लड़ रहे थे, तो वैसी टोन इस चुनाव में दिख रही है टिहरी गढ़वाल के। इसको आप थोड़ा कैसे बताना चाहेंगे? हाँ मनदीप, वो टिहरी नहीं, वो टिहरी सीट अलग है और गढ़वाल सीट अलग है। तो टिहरी सीट तो वो हुई जहां से मैंने रानी और बॉबी पंवार के बारे में बताया। और ये जिस सीट का आप जिक्र कर रहे हैं वो गढ़वाल सीट है, जिसको पौड़ी गढ़वाल कहते हैं, तो वो दूसरी सीट है। तो इस सीट पर चुनाव, हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वहां पर अनिल बलूनी जो है, जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो अब राज्यसभा छोड़ लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं वो गणेश गोदियाल हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, विधायक रहे हैं कांग्रेस से, और वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो पौड़ी सीट भी बड़ी दिलचस्प रही है कि पौड़ी सीट एक तरह से इक्विवेलेंट मानी जाती रही है बीजेपी की, क्योंकि यहां से कभी भुवन चंद्र खंडूरी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आया करते थे, लगातार कई चुनाव वो वहां से जीते। और जब उन्होंने राजनीति से संन्यास लिया तो उन्हीं के जो शिष्य हैं, जो प्रदेश में मुख्यमंत्री भी रहे, तीरथ सिंह रावत, वो उस सीट पर उन्होंने, भाजपा ने उनको टिकट दिया, जबकि उनके खिलाफ उस वक्त खुद खंडूरी जी के बेटे मनीष खंडूरी कांग्रेस से टिकट को लेकर चुनाव लड़े थे, लेकिन फिर भी जीत जो है बीजेपी के तीरथ सिंह रावत की हुई थी। अब इस बार स्थिति यह है कि मनीष खंडूरी भी भाजपा में ही शामिल हो चुके हैं और पार्टी के उत्तराखंड के कांग्रेस के कई बड़े लीडर्स जो है हिचकिचा रहे थे इस सीट से चुनाव लड़ने पर। तो एक तरफा माना जा रहा था शुरू में, लेकिन गणेश गोदियाल ने बहुत अच्छा मोमेंटम बनाया है और इतना तगड़ा कि वो अब वो उत्तराखंड की 5 में से सबसे दिलचस्प सीट बन गई है। बहुत अच्छी फाइट वहां पर है, एक तरफा इलेक्शन बिल्कुल अब नहीं रह गया है। और ये बाहरी वर्सेस पहाड़ी का जो मामला है, दरअसल कुछ समय पहले एक गीत आया, एक गाना आया, एक फोक सॉन्ग आया उत्तराखंड में, तो दिल्ली रौंड वाली में पहाड़ू को रहबासी, ये उसका जो मुखड़ा है वो ऐसे था कि मतलब उसमें जो लड़का है वो अपनी प्रेमिका को या अपनी जिसको वो लुभाना, उससे वो ये बात कह रहा है कि तू तो, मैं पहाड़ों में रहने वाला फक्कड़ आदमी हूं और तू तो दिल्ली में रहने वाली लड़की है, इस तरह से वो उसे कहता है। तो वो गाना, उसको पॉलिटिकली लोगों ने एकदम से पकड़ लिया, कांग्रेस के लोगों ने, क्योंकि अनिल बलूनी का लंबा समय बतौर राज्यसभा सांसद और बतौर राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी दिल्ली में बीता। तो कांग्रेस ने तुरंत से उसको ग्रैब कर लिया और अब पूरा नैरेटिव जो है वो बाहरी वर्षा, हालांकि बाहरी शब्द के उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से 2 अर्थ निकाले जाने लगे हैं, जब से भू कानून का और मूल निवास का आंदोलन यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन बन गया है। तो उसमें तो बाहरी शब्द का अर्थ होता है जो नॉन उत्तराखंडी है उसको बाहरी कंसिडर किया जा रहा है मोटे तौर पर। लेकिन यहाँ पर बाहरी जब कहते हैं तो यहाँ पर बाहरी का मतलब ये है कि जो कि पलायन कर दिल्ली या कहीं और लंबे समय से रहा है, अपनी जीवन का लंबा समय जिसने बाहर बिताया है, तो वो वाला नैरेटिव जो है यहाँ पिक होने लगा है। और दूसरा मनदीप, आपने वो भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि 1982 का जो चुनाव था, जब स्वर्गीय हेमंत नंदन बहुगुणा यहाँ से इंदिरा गांधी के खिलाफ, मतलब इंदिरा गांधी की पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े थे,
तो लगभग ऐसा ही नैरेटिव सुंदरलाल ये सब माफ कीजिए हेमंत नंदन बहुगुणा ने उस समय तैयार कर दिया था, खड़ा कर दिया था। इंदिरा गांधी बहुत स्ट्रांग थी। इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, वो जो मोमेंटम उसको मिला था जनता पार्टी को, उतनी तेजी से कम हो गया था। इंदिरा गांधी बहुत मजबूती से सत्ता में वापस आ गई थी। तो वही सत्ता की हनक, वही एरोगेंस जो है उनकी पार्टी में था, उसके खिलाफ लेकिन बहुगुणा ने एक नैरेटिव खड़ा किया था। और एक बहुत फेमस कोट उस समय उसी चुनाव में ये निकला था बहुगुणा जी से कि पहाड़ टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। तो इस नैरेटिव पे उन्होंने उस पूरे चुनाव को पहाड़ी बनाम दिल्ली की सत्ता का चुनाव बना दिया था। और कुछ उसी लाइन पर कांग्रेस पूरी तैयारी से ये कोशिश कर रही है कि इसको इसी लाइन पर लेकर आया जाए। और पहाड़ी अस्मिता का जो सवाल है, आप देखेंगे कि बहुत स्ट्रेटेजिकली गणेश गोदियाल अपनी जहां जहां जनसभाएं कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा गढ़वाली में और पहाड़ी बोली में अपना संबोधन रख रहे हैं, ताकि उस कल्चर, उस सेंटिमेंट को, जो ज्योग्राफिकल लिमिट्स का जो सेंटिमेंट है, उसको ज्यादा से ज्यादा भुनाया जा सके। अच्छा राहुल, ये भी कहा जाता है कि इस जगह से बहुत सारे सैनिक निकलते थे, तो अग्निपथ अग्निवीर योजना का भी वहां पर काफी बोलबाला दिख रहा है और कांग्रेस कोशिश कर रही है अग्निवीर की उस योजना को भुनाने। दूसरा एक किसान आंदोलन हुआ, उसकी जो प्रभाव वाली सीट जो तराई का रीजन बनता है, उधमपुर नैनीताल, मेरे हिसाब से वो सीट बनेगी। तो उस सीट का क्या हाल है, उस सीट पे क्या कुछ चल रहा है, ये अगर आप दो सवाल। हाँ, जो जहां तक किसान आंदोलन वाला सवाल है, उधम सिंह नगर का इलाका है जो कि नैनीताल उधम सिंह नगर सीट में आता है। इस सीट से अभी जो है अजय भट्ट जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो कि राज्य मंत्री भी हैं केंद्र में। और हालांकि अजय भट्ट अपना विधानसभा का चुनाव तब भी हार गए थे जब प्रचंड मोदी लहर में भाजपा तमाम सीटें जीती थी। उस समय वो विधायकी का चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद उन्हें लोकसभा का टिकट मिला और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए, फिर केंद्र में मंत्री भी बने। तो अभी वही वहां से हैं। और उनके समक्ष जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं प्रकाश जोशी, उनको बेहद कमजोर प्रत्याशी माना जा रहा है, क्योंकि कालाडूंगी सीट से वो 2 बार चुनाव लड़े, 2012 का और 2017 का। 2012 में जब कांग्रेस की सरकार भी बनी थी, तब भी वो चुनाव हार गए थे कांग्रेस की सीट से, इसलिए उनको बहुत कमजोर प्रत्याशी माना जा रहा है उस सीट पर। तो उस सीट का अगर मोटा मोटा चुनावी आकलन करें तो उस सीट के लिए कहा जा सकता है कि वहां भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में है। और किसान आंदोलन का हो सकता है कि तराई के कुछ क्षेत्र में कुछ प्रभाव हो, लेकिन वो प्रभाव इतना नहीं हो सकता कि वोट को बड़े मार्जिन पर वो करे। और जैसा मैंने बताया कि कांग्रेस की जो वहां पर लीडरशिप है, वो लीडरशिप भी उस मुद्दे को इतना ज्यादा नहीं बना पा रही है कि उसके दम पे वो कोई मजबूत चुनाव तक लड़ने की स्थिति में हो सके। तो इसलिए बहुत कमजोर उस सीट पर जो फाइट है वो बहुत कमजोर मानी जा रही है। और अब आते हैं हरिद्वार को। हरिद्वार की सीट को ऐसा माना जाता है कि उसपे उत्तर प्रदेश की राजनीति का भी प्रभाव पड़ता है। वहां पर मायावती की आप देखेंगे तो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी पे जो 2 एमएलए जीते थे वो मायावती की पार्टी बीएसपी के जीते थे, और वो हरिद्वार के उस इलाके में ही पड़ती है दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी। और हरिद्वार को लेकर एक बात ये भी है कि वहां पर फाइट है वो ट्रायंगुलर बताई जा रही है। लोग बोल रहे हैं कि वो खाली, उसमें आप ये नहीं सोचिए कि कांग्रेस और बीजेपी है, उसमें बीएसपी भी एक स्टेक होल्डर हो सकती है। तो हरिद्वार की सीट को कैसे देखते हैं, और वहां पे थोड़ा ग्रामीण इलाका भी पड़ता है, क्या उस सीट पे कोई फाइट बनेगी बीजेपी के लिए? हाँ, अब देखिए हरिद्वार सीट ही ऐसी सीट है जहां पर मुस्लिम प्रत्याशी, मुस्लिम वोटर्स जो हैं उनकी भी एक अच्छा खासा हस्तक्षेप है। वहां पर जो शहरी दलित पॉपुलेशन है उसका भी एक अच्छा खासा होल्ड है। और हरिद्वार की ही एकमात्र ऐसी सीट है जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो नॉन पहाड़ की जो सीट्स हैं, पहाड़ से इतर जो सीट्स हैं, वो सीट्स उसमें सबसे ज्यादा आती हैं। और मतदाताओं के लिहाज से भी देखिए अगर, तो वो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और वहां पर दिलचस्प बात ये है कि वहां पर अखाड़े जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चाहे वो जूना अखाड़ा, जितने भी बड़े अखाड़े हिंदू धर्म के हैं जो कि पॉलिटिकली बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, वो वहां बहुत मजबूत रोल प्ले करते हैं। अब अखाड़ों को आप 2-3 सेगमेंट्स में बांट सकते हैं। कुछ अखाड़े हैं जो कि भाजपा का या आरएसएस का समझिए कि मजबूत गढ़ है। कुछ अखाड़े ऐसे हैं जो कांग्रेस के भी बड़े लॉयलिस्ट रहे हैं, जहां कांग्रेस का आज भी मजबूत पकड़ है। और कुछ न्यूट्रल हैं जो जिसकी हवा होती है उसकी तरफ हो लेते हैं। लेकिन इन अखाड़ों की वहां की जो राजनीति है उस पर मजबूत होल्ड है। एक फैक्टर तो ये है। दूसरा फैक्टर जो आपने कहा, वहां पर बीएसपी
का पूरे प्रदेश में जो हस्तक्षेप है वो इसी सीट पर सबसे ज्यादा है। उनके 2 विधायक भी यहीं से चुन के आते हैं। अब इसमें लेकिन इस बार बीएसपी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है। तो ये माना जा रहा है कि मुस्लिम कैंडिडेट के उतरने से जो बड़ा नुकसान होगा वो कांग्रेस को होगा। कांग्रेस ने वहां पर हरीश रावत के बेटे पहली बार चुनाव में इस बार चुनाव में हरीश रावत का ये माना जा रहा था कि अगर वो खुद चुनाव लड़ते इस सीट से तो शायद काफी मजबूत टक्कर देने की स्थिति में होते, और तब शायद काफी मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो बसपा में न जाके उनके पक्ष में आए होते। लेकिन एक तो हरीश रावत वहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया है वहां से, तो इसलिए जो वोटों का डाइवर्जन होगा वो शायद बीजेपी को ही फायदा पहुंचाएगा। बीजेपी ने इस बार वहां से रमेश पोखरियाल निशंक, जो पूर्व सीएम भी रहे, वो वहां से सिटिंग एमपी थे, लेकिन उनका टिकट कटा है, और एक अन्य जो पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनको टिकट दिया है इस सीट से। और जो आपने बात की कि डायरेक्ट कांग्रेस बीजेपी की फाइट नहीं है, फाइट एक और जो कैंडिडेट है उनका नाम उमेश कुमार है, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल जर्नलिस्ट रहे हैं उत्तराखंड में, जिन्होंने कई बार जो हरीश रावत की सरकार गिरी थी उसमें उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो उन्हीं का रहा था। कुछ स्टिंग ऑपरेशंस उन्होंने किए थे। आज भी उनके उत्तराखंड में कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनके चलते हैं। पैसा उनके पास काफी है, क्योंकि उस सीट को, जिस सीट से वो विधायक चुनकर आए हैं, उस सीट पर कभी कुंवर प्रणव चैंपियन नाम के व्यक्ति लगातार जीता करते थे। वो भी अपने धन बल और बाहुबल के कारण ही जीता करते थे। लेकिन इतने बड़े धन बल वाले व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने धन के ही दम पर हरा दिया, वो उमेश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं। तो उमेश कुमार के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पैसे के दम पे इस चुनाव को काफी प्रभावित करने की स्थिति में है। लेकिन ओवरऑल मनदीप अगर देखें तो ये जो बसपा का एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतारना, कांग्रेस से हरीश रावत का ना होके उनके बेटे का वहां होना, और उमेश कुमार का वहां होना, ये जो है ये नॉन बीजेपी वोटर्स के वोट डाइवर्ट करेगा, और इस वजह से अभी तक जो लगता है उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। और जो बाकी की जो 2 सीट बची हैं उत्तराखंड की, उनके बारे में क्या हम मानकर चलें? देखिए, हमने अभी तक जो बात की, मोटा मोटा हमने 4 सीट्स की बात की। टिहरी सीट पे जहां पर हमने बताया कि रानी चुनाव जीतती रही हैं, लेकिन इस बार निर्दलीय कैंडिडेट बॉबी पवार, जो कि एक युवा है और यहाँ पर जो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुए उससे निकल के आया युवा है, वो काफी अच्छी फाइट देने की स्थिति में है। पौड़ी गढ़वाल की सीट पर हमने देखा कि वो 1982 वाला जो है वो माहौल वहां रिपीट हो रहा है। हरिद्वार सीट का तो अभी हमने विस्तार से जिक्र किया। इसके अलावा नैनीताल उधम सिंह नगर वाली जो सीट है वहां पर भी हमने देखा कि काफी कमजोर वहां पर वो लग रहा है वहां पर कांग्रेस की स्थिति। लास्ट सीट जो बचती है वो रिजर्व सीट है, वो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ की एक सीट है। वहां पर पिछले लंबे समय से 2 ही प्रत्याशी जो है मुख्यतः आपस में भिड़ते रहे हैं, भाजपा से अजय टम्टा और कांग्रेस से प्रदीप टम्टा। ये दोनों लोगों के बीच ही चुनाव रहा है। प्रदीप टम्टा वहां से जीतकर भी आए हैं, पहले सांसद भी रहे हैं, उससे पहले विधायक भी रहे थे। तो उस सीट पर भी इन दोनों कैंडिडेट्स की पर्सनल हवा से ज्यादा पार्टी की हवा काम करती है। तो वो नैरेटिव के हिसाब से अगर देखें कि उसी तरह से अगर दोनों कैंडिडेट्स की पर्सनल की जगह पार्टी हवा या पार्टी लाइन के हिसाब से वोटिंग होगी, तो उस सीट पे भी बीजेपी ही जो है वो आगे रहने के अभी पूरे जो संदेश मिल रहे हैं वो भाजपा के पक्ष में ही वहां से नजर आते हैं। आपका ओपिनियन पोल क्या कहता है कि 5 में से किस पार्टी को आप कितनी सीटें दे रहे हैं? मेरा जो एक ओपिनियन पोल है, मैं उत्तराखंड में सोचता हूं कि 4-1 अब की बार हो सकता है। 1 सीट कांग्रेस की 0 टूट सकती है और 1 सीट उनको मिल सकती है। मेरा ये ओपिनियन पोल है। कमोवेश वही स्थिति है मनदीप की ये बहुत रिस्की हो जाता है एक जर्नलिस्ट के लिए ओपिनियन पोल देना, क्योंकि कल की डेट पे इसी के स्क्रीनशॉट्स और इसी की जो है वीडियो बाइट्स लोग निकाल के जगह जगह चलाएंगे कि देखिएगा कि ये तो इतनी सीट्स दे रहे थे। तो इसलिए मैं उससे तो बचना चाहूंगा, उसको छोड़ देते हैं अभी एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स जो लोग इकट्ठा करेंगे उन्हीं लोगों के ऊपर। लेकिन कमोवेश मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये हो सकता है कि वैसा क्लीन स्वीप जैसा पिछले 15 साल से उत्तराखंड में होता रहा है वो संभवतः इस बार रुक सकता है, और इतना वो कहा जा सकता है। दूसरा ये भी लगता है कि जैसे पिछली बार 63% जो वोटिंग परसेंटेज था बीजेपी का, वो सबसे हाईएस्ट था। अब उससे ऊपर नहीं बढ़ेगा बल्कि उससे कम होगा, और वोटिंग परसेंट बीजेपी का मुझे ऐसा लग रहा है कि कमी देखने को हमें मिलेगी, और 2019 में जो वोटिंग परसेंट उनको मिला था वो उनका हाईएस्ट था। हाँ, ये तो देखिए, ये तो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस बात को बताते हैं कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी कुछ फैक्टर्स तो प्ले करती है।
तो अगर उस लिहाज से एक जनरल ट्रेंड भी देखें तो ये तो कहा जाना चाहिए कि शायद वोट परसेंटेज गिरेगा। और बाकी ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है क्योंकि उत्तराखंड में देखिए कमोबेश वही होता है जो राष्ट्रीय राजनीति में होता है। तो छोटा स्टेट है, स्टेट की अपनी लीडरशिप कोई बहुत मजबूत है नहीं, कोई बहुत बड़ा ऐसा चेहरा है नहीं जो कि क्लीन स्वीप करवा पाए, कोई मजबूत पार्टी ऐसी नहीं है स्टेट लेवल पे जिसकी की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो। तो कमोबेश वही एक छोटी सी रेप्लिका बन के रह जाती है सेंटर की। तो उसी तरह से अगर देखा जाए तो अगर बहुत मजबूती से सेंटर में फाइट नहीं होती है तो फिर तो यही माना जाना चाहिए कि उत्तराखंड में भी उतनी मजबूत फाइट नहीं होगी। लेकिन एक जनरल ट्रेंड को देखें तो हाँ, ये बात सही है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी कुछ भी रोल प्ले करेगी तो वोट परसेंटेज गिरा देखा जाएगा। एक राहुल आखिरी सवाल है, मतलब हमने चुनावी गणित कैंडिडेट सब बात कर लिए, लेकिन इसमें एक जो अहम फैक्टर है जनता और जनता के मुद्दे। आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में पिछले एक दशक से क्या ऐसे मुद्दे रहे हैं जो धीरे धीरे ग्रो करते रहे हैं, या एक सर्टेन उबाल देखने को मिला है? जैसे उत्तराखंड का तो हम जोशीमठ वाला इशू देखते हैं, और जो आप भू कानून वाला देखते हैं कई बार कुछ इलाकों में जहां से सैनिक जाते थे वहां अग्निवीर का आंदोलन देखते हैं, किसान आंदोलन की एक बेल्ट है तराई रीजन की जो उधम सिंह नगर और वो जो इलाका पड़ता है। ऐसे और क्या मुद्दे आप देखते हैं जो हम बाहरियों के लिए बिल्कुल मतलब हमारी साइंस नहीं बन पा रही कि वो क्या मुद्दे हो सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है मनदीप, मुझे अच्छा लगा कि आपने इसका जिक्र किया और मुझे भी इस पर कुछ कहने को मौका मिला। अदरवाइज सीट और कैंडिडेट्स पर ही सारी चुनावी चर्चाएं सिमट जाती हैं। ये अच्छा सवाल आपने किया कि इश्यूज जो हैं, इश्यूज देखिए उत्तराखंड को बने हुए 24 साल हो गए हैं। 24 साल में पहली बार पिछला 2 साल का जो समय रहा है उस समय ऐसा लगा है कि राज्य बनने के बाद अगर कोई पहला आंदोलन खड़ा हो रहा है तो वो मूल निवास के सवाल पर, भू कानून के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है। उसी आंदोलन से निकला हुआ एक नेता है जो कि 26 साल का लड़का है, अब सीधे पहला ही इलेक्शन पार्लियामेंट का लड़ता है और उसकी इतनी चर्चा होने लगती है कि कई लोग ये कहते हैं कि ये जीतने तक की संभावनाएं बना ले जाता है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। और यहाँ पर बहुत सारे वोटर्स जो हैं, बहुत सारे, आप अगर एक जनरल पब्लिक ट्रेंड देखेंगे तो बीजेपी समर्थक आपको पूरे उत्तराखंड में ज्यादा मिलेंगे, लेकिन इन लोकल इश्यूज की वजह से लोगों में भाजपा के प्रति भी बहुत गुस्सा है। उसमें अंकिता भंडारी हत्याकांड जो यहाँ पर हुआ वो एक मेजर रोल प्ले करता है कि अभी तक उस मामले को कहा गया था कि फास्ट ट्रैक उसको किया जाएगा, लेकिन अभी तक उसमें कुछ इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है कि हम लोग रिजल्ट्स की तरफ देख पाए। अभी तक गवाही के स्तर पर मामला चल रहा है। और अग्निवीर वाला जो मामला है वो एक रोल प्ले करेगा कुछ पर्टिकुलर पॉकेट्स में, लेकिन जो पैन स्टेट सेंटिमेंट्स जिन इश्यूज ने डेवलप किए हैं वो इश्यूज भू कानून का सवाल है, मूल निवास का सवाल है और भर्ती घोटालों का सवाल है। उत्तराखंड, अभी इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया था ऑल ओवर इंडिया जो भर्ती घोटाले हुए हैं सरकारी परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले में। उत्तराखंड सबसे छोटे राज्यों में से एक है, फिर भी उत्तराखंड तीसरे नंबर पर भर्ती लीक्स के मामले में रहा कि बड़े बड़े राज्यों के मुकाबले भी यहाँ पर भर्ती परीक्षाएं जो पेपर लीक हुए वो बहुत ज्यादा हुए। तो इस लेवल का करप्शन है, तो उस करप्शन से भी एक माहौल जो है एंटी बीजेपी बन रहा है, क्योंकि भाजपा केंद्र में भी और राज्य में भी दोनों जगह लगातार उन्हीं की सरकारें हैं। हालांकि पेपर लीक और विधानसभा भर्ती घोटाले कांग्रेस के समय से भी होते रहे हैं, लेकिन पिछले लंबे समय से जो है भाजपा की यहाँ पर सरकारें हैं। तो ये वाला मुद्दा जो है वो एक पकड़ बना रहा है। जो भू कानून का सवाल है, उस भू कानून के सवाल में तो पूरी तरह से पिछली बार जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की गवर्नमेंट यहाँ पर थी, जब वो सीएम थे, उस समय पर भू कानून में बदलाव किए गए और जो कि पूरी तरह से खोल दिया गया। जो हिमाचल की तर्ज पर कुछ लिमिटेशंस थी, या जो पहले लिमिटेशंस थी राज्य बनने के बाद, जो पहली सरकार बनी थी तब से कुछ कानून थे, कुछ लिमिटेशंस थी, उन सारी लिमिटेशंस को खत्म कर दिया गया। लैंड यूज चेंज करने की पॉलिसीज बदल दी गई। उसकी वजह से पहाड़ के पहाड़ जो हैं वो बड़े पूंजीपतियों ने, उद्योगपतियों ने खरीद लिए हैं। एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस इस देश में कैसे मिलती हैं वो हम सब जानते हैं। आप लंबे समय से डिटेल रिपोर्टिंग लॉन्ग फॉर्म में करते रहे हैं, तो आप जानते हैं कि किस तरह से एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस कान इधर से नहीं तो इधर से पकड़ के ले ली जाती हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स बहुत इजीली पास हो जाते हैं। लेकिन उसके परिणाम जोशीमठ के तौर पर हम सब ने देखे। इस बार नेशनल मीडिया में वो सवाल बना। हम लोगों ने बहुत पहले जोशीमठ को रिपोर्ट कर दिया था जब इसकी कहीं चर्चा नहीं हो रही थी। कुछ लोगों ने हमें ये भी कहा कि आप सनसनी फैलाना चाहते हैं इस तरह की रिपोर्ट करके कि जोशीमठ खत्म हो रहा है। और लेकिन उसके 6-7 महीने बाद पूरे देश ने देखा कि किस तरह से जोशीमठ सिंकिंग जो है वो कितना बड़ा मामला बना। तो ये भी, हालांकि एनवायरमेंट एक ऐसा फैक्टर है जो आम वोटर को
पकड़ता नहीं, उसको उतना छूता नहीं, लेकिन मूल निवास, भू कानून, रोजगार और क्राइम्स के, करप्शन के जो मामले हैं, ये एक बड़ा फैक्टर प्ले करेंगे। ये वोट में कैसे कन्वर्ट होते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। जी, शुक्रिया राहुल, आपने इतने इंसाइट डूब एक हिसाब से कह ले कि तालाब में, उत्तराखंड के तालाब में आपने डुबकी मरवा दी, और उसने मुद्दों से लेकर और जो कैंडिडेट्स तक और जो पार्टियों की जो एक अपना गणित है उस तक हमने बात की। हम कोशिश करते हैं कि जो जातीय समीकरण है उनसे हम बचें, इसलिए मैंने आपसे कास्ट लाइन पे बहुत सारी चीजों की बात नहीं की, नहीं तो हमें हमारे ऊपर दबाव भी रहता है बहुत बार कि आप कास्ट के अकॉर्डिंग बात करें कि कितनी जाति कितनी वोटें हैं, कौन जात कहाँ वोट डालेगी। तो थोड़ा सेक्टेरियन एजेंडा से बचने की कोशिश करते हैं कि कम से कम समाज में अलगाव ना हो। बाकी इस चुनाव में आपसे मुलाकात करेंगे हम, उत्तराखंड जरूर पहुंचेंगे तो आपसे जरूर बात होगी। और शुक्रिया, जरूर, स्वागत है आपका जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मनदीप भाई साहब।